आपका स्वागत है। दृष्टि के जल से बुझकर सूर्य चंद्रमा हो गया था और अल्पना का बना हुआ कमल पानी में तैर रहा था। कुछ याद आने से अचानक रघुवर प्रसाद उठे। उन्हें चिड़ियों की चहचहाट और कोयल के कूकने की आवाज़ के बाद ग में छोटी ऊ की मात्रा गुड़िया भी सुनाई दिया था। वे उठकर खड़े हो गए। पत्नी के घुटने के ऊपर तक खींची साड़ी के ऊपर उन्होंने चादर डाल दिया था। उठो, उन्होंने पत्नी को प्यार से ऐसे उठाया जैसे कई वर्ष रोज सुबह का सिलसिला था। रघुवर प्रसाद ने खिड़की से नीचे झाँक कर देखा। गुड़िया स्लेट पट्टी लेकर खिड़की के नीचे बैठे पढ़ रही थी। जब वे सो रहे होंगे तो गुड़िया ने ईंटों के ऊपर खड़े होकर झाँका होगा। खिड़की की सलाखें नहीं थी। कमरे में कूदकर कोई ना आए, इसके लिए बस पल्ले का बंद किया जा सकता था। पल्ले को बंद करने से कोई ना आए में हवा, उजाला, बाहर का दिखना भी नहीं आता। खिड़की के पल्ले खुले होने से उनके उठने के पहले कमरे में सुबह थी। रात को उन्होंने सोचा कि पत्नी से कहेंगे कि वह खिड़की पर ढिबरी लेकर खड़ी हो जाए ताकि वे ईंटें वहाँ से हटा दें। फिर उन्होंने सोचा कि ईंटें हटाने के बदले खिड़की को पल्ला बंद कर दें, पर वे भूल गए थे। वे टट्टी के ताले की चाबी ढूंढ रहे थे, उन्हें नहीं मिली। जिस जगह रसोई का सामान था वहाँ एक चुकिया में उन्होंने चाबी रख दी थी। चुकिया वहाँ नहीं दिख रही थी। पत्नी ने खटपट में अपने स्वप्न के संसार को नींद से जाग कर देखा। टट्टी की चाबी नहीं मिल रही है। उन्होंने पत्नी से पूछा। पत्नी ने सबसे अलग एक ईंट के ऊपर रखी एक चुकिया को बताया। उसे लगा होगा कि चौके के सामान के साथ टट्टी की चाबी को नहीं होना चाहिए। अपने मन से उसने अपनी गृहस्थी को जमाने का काम यही किया था। जब रघुवर प्रसाद बस स्टैंड गए थे तब पड़ोसनों ने उसे यह कुछ गृहस्थी की जानकारी मिल गई थी। चुकिया की चाबी टट्टी की चाबी है, इसका उसने अनुमान लगाया था। थोड़ी देर में घर की चीज़ें अपनी अपनी जगह से हटकर पत्नी की इच्छा से जगह लेने लगी थी। चीज़ों के इधर उधर होने के सम्मोहन में रघुवर प्रसाद को लगा कि नींद पूरी नहीं हुई। छोटे छोटे बच्चे खिड़की की ईंट पर खड़े होने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दोनों बच्चों से निर्लिप्त अपने काम में थे और बच्चे बायोस्कोप की तरह खिड़की में देख रहे थे। खा पी कर रघुवर प्रसाद किताबें लेकर खटिया पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद खिड़की के पीछे बच्चों की खुशी से चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी। रघुवर प्रसाद से रहा नहीं गया। किताब लिए खिड़की के पास आए। एक लड़का खड़ा था। बाकी सब भाग गए थे। क्या है? उन्होंने उस लड़के से पूछा। बकरी का बच्चा, उसने कहा। हवा अच्छी चल रही थी। कौन से रंग का है? उन्होंने पूछा। काले रंग का, बच्चे ने कहा। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। रघुवर प्रसाद ने पत्नी से पूछा, बकरी के बच्चे को देखने चलोगी? पत्नी तुरंत तैयार हो गई। चलो। उन्होंने कहा, इधर खिड़की से चलेंगे। अप्रैल का पहला सप्ताह था। सुबह की हवा में यहाँ थोड़ी ठंडक थी। हवा तेज़ चल रही थी। खिड़की से बाहर पैर लटकाकर रघुवर प्रसाद कूदे। फिर उन्होंने पत्नी की सहायता की। वहाँ एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे लंबी रस्सी से बकरी का एक काला बच्चा बंधा था। हवा चलने से पीपल के पत्ते इधर उधर झड़ते तो बकरी का बच्चा दौड़ते हुए पत्ते की तरफ लपकता। एक पत्ते की तरफ जाते जाते फिर दूसरे पत्ते की तरफ दौड़ पड़ता। हवा चलने से एक साथ कई पत्ते खड़खड़ झड़ते। पत्नी की साड़ी का पल्लू हवा में उड़ रहा था। उड़ते हुए पल्लू में एक पत्ता आकर अटक गया। सब पत्ते का झरना देख रहे थे। पत्नी के पास एक पत्ता झरा। उसने पैर से दबाना चाहा तो निशान चूक गया। रघुवर प्रसाद, पत्नी और बच्चे गिरते हुए पत्तों को पकड़ने, पैर से दबाने इधर उधर दौड़ रहे थे। उनके खेल को देखकर लगने लगा कि पत्ते जानबूझकर खेलते हुए झड़ रहे हैं। पेड़ अपने पत्ते झराता खेलते हुए खड़ा था। पत्नी के बालों में एक पत्ता फंस गया था। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारे बालों में एक पत्ता अटका है। पत्नी ने बालों में पत्ते को उंगलियों से टुकड़ा तो पत्ता फिर नीचे गिर गया। रघुवर प्रसाद ने कहा। पड़ोसन अपनी खुली खिड़की से चिल्लाई, हाथी आया। बकरी के बच्चे के साथ खेलना छोड़ सारे बच्चे हाथी की तरफ दौड़े। रघुवर प्रसाद को लगा हाथी कुछ पहले आ गया है। वे पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े खिड़की तक आए। पहले उन्होंने पत्नी को चढ़ाया, फिर वे कमरे में कूद गए। हाथी आया से प्रफुल्लित पत्नी दरवाज़ा खोलने लगी। पत्नी ने दरवाजे को पूरा खोला जैसे हाथी को
घर के अंदर आना हो। पल्ले की आड़ से उसने देखा भारी भरकम हाथी था। फिर वह अंदर आ गई। रघुवर प्रसाद तैयार होते होते देख रहे थे कि हाथी सड़क के किनारे नग्न होकर पेशाब कर रहा था। हाथी पर बैठा साधु बीड़ी पी रहा था। हाथी देखकर पत्नी एक छोटी लड़की की तरह खुश थी। रघुवर प्रसाद आज साधु से कहना चाहते होंगे, हाथी पर बैठकर जाना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टेम्पो से चला जाऊंगा। तब साधु कहेगा, मैं आपको टेम्पो स्टैंड तक देख रहा था, आप आए नहीं तो आपको लेने घर आ गया। आज देर हो गई, रघुवर प्रसाद कहेंगे, टेम्पो देखने में और देर हो गई, हाथी से चलिए, हाथी को तेज ले चलेंगे। अच्छा कहकर रघुवर प्रसाद हाथी पर बैठने के लिए तैयार होंगे। कंधे से लटकने वाले झोले में 3 किताबें थी। पत्नी से जाते जाते उन्होंने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। जाने का मन नहीं हो रहा है। रघुवर प्रसाद के बाहर आते ही साधु ने हाथी को ज़मीन पर बैठाया। कार का दरवाज़ा साहब के आते ही ड्राइवर खोलता है। उसी तरह रघुवर प्रसाद को देखकर साधु ने हाथी से बैठने को कहा होगा। हाथी का बैठना, कार का दरवाज़ा खुलना जैसा था। हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर नहीं बैठा होगा। बार बार ऐसा होने पर रघुवर प्रसाद को हाथी की बैठने की आदत हो जाए। पत्नी समझी थी कि हाथी रघुवर प्रसाद को देखकर बैठा है। रघुवर प्रसाद को हाथी पर चढ़ते हुए देख रही थी और सुखी थी। झोला अगर लटकने वाला नहीं होता तो कठिनाई होती। चपरासी का छत्ता लौटाने की उन्हें याद नहीं थी। चले? साधु ने पूछा। चलो, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब की बार उन्होंने हाथी पर बैठे पत्नी को पड़ोस की औरतें बच्चों में साथ खड़े देखा। रघुवर प्रसाद जाते हुए पत्नी कुछ देर देखती रही, फिर घर का काम करने अंदर चली गई। हाथी पर बैठे हुए रघुवर प्रसाद ने देखा कि साइकिल आगे हाथी से निकल गई। एक छोटे कद से भूरे रंग के घोड़े पर गांव का एक बूढ़ा आगे आगे चल रहा था। जब हाथी चलते चलते घोड़े के बराबर आया तो घोड़ा चौंक गया। घोड़ा का बूढ़ा सवार लगाम घोड़े तक ऊँघता हुआ बैठा था। जैसे जैसे लगाम पकड़कर घोड़े को उसने काबू में किया, बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे बैठ गया था। बूढ़ा सवार तब हाथी के पीछे हो गया था और धीरे धीरे उसी तरफ घोड़े पर बैठे जा रहा था जैसे पहले आगे जा रहा था। जाने की वही उसकी लय हो गई थी जो पहले थी। यह लय धीरे धीरे समय बीतने की लय थी। गर्मी की दोपहर जैसे धीरे धीरे बीतती है। दोपहर अभी हुई नहीं थी, पर घोड़े की चाल देखकर लगता था कि उसका गांव कितना भी समीप हो, उसे रास्ते पर दोपहर ज़रूर मिलेगी। आगे कई दोपहर घोड़े के आने का रास्ता खड़े खड़े देख रही होगी। घोड़ा जैसे ही उसके पास आएगा, दोपहर होकर उसके साथ चलने लगेगी। चलते चलते वह बीत जाएगी और आगे रात मिलेगी। यह सिलसिला कई रात कई सुबह तक चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद देवारों का जाता हुआ डेरा मिला। औरतें सिर पर टट्टा कमचील बोए थी। 3 सूअर तीनों साइकिलों के कैरियर में बंधे थे। चौथी साइकिल के कैरियर में एक टोकनी में छोटा बकरा बंधा था। बकरा ले जाने वाला देवार डेरे का आदमी नहीं लगता था। सभी साइकिलों को पैदल ले जाया जा रहा था। एक बूढ़े देवार के पीछे एक मरियल कुत्ता निश्चित दूरी बनाए हुए साथ जा रहा था। यह कुत्ता बंधा नहीं था और अदृश्य रस्सी में बंधा जा रहा था। अदृश्य रस्सी पालतू होने की नियति थी। दूसरा कुत्ता तो सचमुच रस्सी में बंधा हुआ था। हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा और हाथी के पास पहुंचते ही भौंकने लगा। मरियल कुत्ता भी डरा डरा भौंकने लगा। थोड़ा आगे जाने पर एक ठेले पर जाती हुई नाव मिली। नाव एक तालाब से दूर तालाब की ओर जा रही होगी। नाव से टिका हुआ ठेले पर एक बच्चा सो रहा था। एक औरत और उसका पति नाव ठेले चल रहे थे। उसका बच्चा होगा। नाव सीधी रखी थी, उसे बांधा गया था। फिर भी हाथी के ऊपर से देखने पर लगता था कि नाव तैरते तैरते छूट रही है और हाथी भी ऊपर नीचे होता हुआ हिचकोले खाता आगे बढ़ रहा है। नाव के साथ साथ चलने में कुछ समय तक चलना तैरने के समान लगता होगा। सड़क पर चलते हुए डूबने का डर कतई नहीं लगेगा, यह निश्चित था। पर हाथी के ऊपर बैठे हुए रघुवर प्रसाद को नीचे गिर जाने का डर था। स्कूटर का हॉर्न सुनकर रघुवर प्रसाद ने कहा कि विभागाध्यक्ष साइकिलों के बीच से होकर हाथी से आगे निकलना चाहते हैं। एक सुअर पूरी तरह चीखा। विभागाध्यक्ष का ध्यान सुअर के चीखने से बढ़ गया, नहीं तो रघुवर प्रसाद को नमस्ते को देखते जो उनके लिए था। एक ट्रक आ रहा था। ट्रक में रेत भरी थी। नदी की चमकती रेत थी। बरसात में नदी भरने लगती तब रेत निकालना मुश्किल हो जाता। तब खदान की रेत निकाली जाती थी। खदान की रेत साफ सुथरी नहीं होती थी। अधिक बरसात में रेत बहुत महंगी हो जाती।
बरसात आने में अभी 1.5 महीना था। ट्रक को आते देख साधु ने हाथी को जितना सड़क के किनारे करना चाहा, हाथी उससे ज़्यादा किनारे हो गया। शीशम के पेड़ की डाली से बचने के लिए दोनों का झुकना पड़ा। शीशम की एक कोमल डाल रघुवर प्रसाद ने झुके हुए तोड़ लिया था। महाविद्यालय से कुछ दूर रघुवर प्रसाद उतरना चाहते थे, पर साधु ने हाथी को झंडा लगाने की बल्ली के पास रोका। हाथी के बेटे इस तरह उतरे कि वे हाथी से नहीं उतरे, वहाँ पहले से खड़े थे और हाथी उनके पास आ गया। शीशम की डाल उनके पास थी। डाल में छोटी छोटी कली लगी थी। विभागाध्यक्ष थोड़ी देर पहले आकर बैठे थे। शीशम की डाल? उन्होंने पूछा। जी हाँ, शीशम में फूल आ गए। हाँ, आम में बेर बहुत आए। आम के बोर और महुआ के फूल की गंध मुझको एक जैसी लगती। जी सर, चक्कर आता है आपको? नहीं, मन को। अच्छा, मैं ध्यान दूंगा कि मन को चक्कर आता है या मुझको। बाँस की पत्तियाँ पीली पड़कर झरने लगी है। रघुवर प्रसाद हाथी की बात कहने से अपने को बचा रहे थे। यही हाल विभागाध्यक्ष का था। विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद को हाथी पर बैठे हुए देख लिया था। आम के पेड़ के शरीर का रंग और नीम के पेड़ के शरीर का रंग एक जैसा है। रघुवर प्रसाद ने क्लास लेने जाते समय विभागाध्यक्ष से कहा था। पढ़ाकर जब वे लौटे तब विभागाध्यक्ष ने उनसे कहा, आपके दोनों हाथ में चौक लगी रहती है। कक्षा से आते हैं तो हाथों से साथ साथ चेहरे पर भी सफ़ेदी लगी रहती है। आपको मालूम तो है सर, मैं दोनों हाथों से लिखता हूँ। हाँ, पर चेहरे से तो नहीं लिखते। जी हाँ। चलने से दोनों पैर एक साथ चलते हैं, रुको तो दोनों पैर एक साथ रुक जाते हैं, दोनों पैर एक साथ आराम करते हैं। रघुवर प्रसाद बिना रुके लिख सकते थे। बायां हाथ थक जाए तो दाहिने हाथ से। जब तक बायां हाथ सुस्ता लेता, बाएं हाथ के सुस्ताने के बाद बाएं हाथ से लिखते, दाहिना हाथ सुस्ताता रहता। यदि वे ऐसा करते रहते तो एक समय बहुत जल्दी आ जाएगा, तब लिखने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा और हाथ थके हुए नहीं होंगे। पत्नी को जब ये मालूम हुआ कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथों से लिख सकते हैं तो उसने एक बार ही पति से पूछा, क्या तुम्हारे हाथ में 6 उंगलियां हैं? नहीं, पर तुमने ये कैसे सोचा कि मेरी 6 उंगलियां हैं? तुम दोनों हाथ से लिखते हो इसलिए पूछा। दोनों हाथ से लिखने वाले के हाथों में 6 उंगलियां होनी चाहिए। नहीं, पर मुझको नहीं लगा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद के दोनों उंगलियों को अपने गाल पर रखते हुए कहा। मेरे पैर की उंगलियों को देखो, पत्नी ने कहा। क्या 6 उंगलियां हैं? देखो तो। ठीक तो है, पत्नी के नन्हे नन्हे सुंदर पैर थे। अंगूठे के पास एक उंगली लायक और जगह थी। क्या एक उंगली और थी जो कटवाली? जगह है पर उंगली नहीं निकली। 5 तो ठीक है, मेरे 5 उंगलियों के बाद कितनी जगह है, पर 6वीं नहीं निकली। कहकर रघुवर प्रसाद ने अपने हाथ की एक उंगली अंगूठे की खाली जगह के पास रख दी। पत्नी ने पैर की उंगली से रघुवर प्रसाद की हाथ की उंगली को जोर से पकड़ा। अच्छा छोड़ दो, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने छोड़ दिया। अरे कहकर पत्नी ने रघुवर प्रसाद के पैर छुए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। तुमको पैर लग गया था। रघुवर प्रसाद मुस्कुराए। ऐसे कितनी बार तुम्हारा पैर मुझको लगता होगा, तब तो तुम पैर नहीं छुई। कई दिन बाद भी एक बार पैर छू लो तो पहले का हिसाब पूरा हो जाता है। शर्मा का पत्नी ने किया। क्या तुमको मालूम है जामुन में भी फूल आते हैं? रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझको मालूम नहीं था। मैं सोचता था जामुन में सीधे फल लगते हैं। क्या तुमने इस साल जामुन के फूल को देखा है? हाँ, तुम्हारे आने के 2 दिन पहले। अब छोटे छोटे फल आ गए हैं। मैं नहीं देखी। किसी पेड़ में ढूंढ कर देखेंगे, शायद अभी फूल फल नहीं बने हो। जामुन के सीधे फल पर ध्यान जाता है, फूल पर नहीं। परीक्षा में स्याही या पेन बदलते समय निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती थी। यह कड़ा नियम था। तब निरीक्षक को उत्तर पत्रिका में लिखना पड़ता था कि स्याही या पेन बदलने की अनुमति दी गई है। परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ की, इसकी स्वतंत्रता थी। रघुवर प्रसाद के बाएं हाथ के अक्षर और दाहिने हाथ के अक्षर में अंतर नहीं था। बहुत ध्यान से देखने पर अंतर मालूम होता था। यह अंतर उसी तरह था जैसे गणेश जी की फ़ोटो में बाईं तरफ से देखो फिर दाहिने तरफ जाकर देखो, या किसी रखी कुर्सी को बाईं तरफ से देखो या दाहिनी तरफ से। कुर्सी में अंतर नहीं होता था। रघुवर प्रसाद जब पढ़ते थे तब उनको परीक्षा के समय हाथ बदलने की अनुमति लेनी पड़ती थी। तब वे खड़े हो जाते थे होंगे। कहिए सर, अब मैं अपने दाहिने हाथ से लिखना चाहता हूँ। पहले क्या बाएं हाथ से लिख रहे थे? जी सर।
क्या बाएं हाथ टूट गया? नहीं सर, हाथ ठीक है पर थक गया है। निरीक्षक को कुछ समझ में नहीं आया होगा। आप दाहिने हाथ से भी लिख सकते हैं। जी सर, अधिक बात करने से परीक्षा का समय जाया होता है, इसलिए वहाँ उनसे अधिक बहस नहीं की थी। अभी आप कुछ देर बाएं हाथ से लिखिए, मैं मुख्य निरीक्षक से पूछ कर बताता हूँ, कहकर वे साथी निरीक्षक से अनुमति लेकर मुख्य निरीक्षक के पास जाएंगे। एक परीक्षार्थी बाएं हाथ से लिखते लिखते अब दाहिने हाथ से लिखने की अनुमति मांग रहा है। अनुमति दे दे। बाएं हाथ से लिखते लिखते दाहिने हाथ से क्यों लिखना चाहता है? कहता है बायां हाथ थक गया है, इसलिए दाहिने हाथ से लिखेगा। जो दाहिने हाथ से लिखते हैं वे तो दाहिने हाथ से ही लिखते रहते हैं। हाथ थक जाता है तब भी दाहिने हाथ से लिखते हैं। मैं तो वर्षों से दाहिने हाथ से लिख रहा हूँ। मैं भी दाहिने हाथ से लिखता हूँ। दाहिने हाथ में चोट लग जाए तो भी दाहिने हाथ से लिखना पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा नहीं दे पाते। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से कैसे लिखा जा सकता है? जिनके हाथ नहीं होते वे पैर से लिख लेते हैं। हाथ से लिखने और पैर से लिखने में यह पहचान में आता होगा सर कि हाथ से लिखा है या पैर से। जैसे हाथ पहचान में आ जाता है कि हाथ है और पैर पहचान में आता है कि पैर है। मुंह से ब्रश कर कर चित्र बनाने के बारे में पढ़ा है। मुंह से बनाई कोई झोपड़ी हो तो झोपड़ी देखकर यह कैसे पता चलेगा कि यह मुंह से बनी झोपड़ी है? हाथ से या यह हाथ से? शायद मुंह से अच्छी बनती हो, शायद हाथ से भी खराब बनती हो। सचमुच की झोपड़ी मुंह से अच्छी नहीं बनेगी। विद्यार्थी तो वही है, चाहे वह बाएं हाथ से लिखे या दाहिने हाथ से, चाहे न लिखे, उसे अनुमति दे दीजिए। और रघुवर प्रसाद को परीक्षाओं में दोनों हाथ से लिखने की अनुमति मिल जाती होगी। रघुवर प्रसाद दूसरे लड़कों से अधिक लिखते होंगे। वे पढ़ने में होशियार थे, अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। रघुवर प्रसाद ने साधु से कहा, मेरा छोटा भाई आने वाला है, क्या उसे एक दिन हाथी पर बैठकर घुमा दोगे? रघुवर प्रसाद की पत्नी का भी मन था हाथी पर बैठकर घूमे। उन्होंने पत्नी का नाम नहीं लिया। मैं अचानक एक दिन चला जाऊंगा। साधु कहेगा, क्या हाथी पर जाओगे? हाथी अचानक एक दिन नहीं जा सकता, वह जिस दिन जाएगा रोज़ की तरह जाएगा। यह तब कैसे होगा? तुम हाथी पर सवार होगे, रोज़ की तरह आते जाते हाथी पर सवार, तुम अकेले अचानक कैसे जाओगे? हाथी के साथ तुम भी रोज़ की तरह चले जाओगे। हाँ, मैं हाथी पर सवार होकर अचानक नहीं जा सकता। घोड़े पर अचानक जा सकते हैं। घोड़े पर थोड़ा अचानक जाया जा सकता है, पूरा अचानक नहीं। रात के अंधेरे में या दिन के सुनसान में कुछ अचानक हुआ जा सकता है, पर आजकल अंधेरा एकदम अंधेरा नहीं होता और दिन का सुनसान एकदम सुनसान नहीं होता। मैं घोड़े पर जाता हुआ दिख जाऊंगा। घोड़े की टाप की आवाज़ खड़बड़ दूर तक सुनाई देगी। जितना सुनसान दिन और रात में होगा, खड़बड़ उतनी दूर तक सुनाई देगी, फिर जाना दिख जाएगा। हाथी तो दबे पाँव चलता है, दौड़ेगा तो दबे पाँव। उसके गले में घंटी नहीं है, उसके जाने की आवाज़ नहीं होती। वह इतना बड़ा है कि छुप नहीं सकता, वह दिख जाएगा। घोड़े को कुछ छुपाया जा सकता है, हाथी को बिल्कुल नहीं। पर घोड़े की आवाज़ आड़ में नहीं छुपती। आड़ में खड़े रहेंगे तो कब तक रहेंगे और जाना कैसे होगा? वेश बदल कर अचानक नहीं जा सकते, कोई नहीं पहचानेगा और लगेगा कि तुम अचानक चले गए। मैं अपना वेश बदल लूँगा, पर घोड़े और हाथी का वेश कैसे बदलूँगा? हाँ, घोड़े का वेश नहीं बदल सकते, हाथी का भी नहीं। आदमी दाढ़ी मूछ मुड़ाकर बदल जाएगा, कपड़े बदल लेता है तो वेश बदल लेता है। युवा बूढ़ा हो सकता है, लंगड़ा लूला अंधा बनकर वेश बदल सकते हैं। अच्छा होता कि हाथी को ऊँट बनाकर कुछ देर तक जाते और फिर बैल बनाकर बैलगाड़ी में चले जाते। हाथी को बहुत छोटा हाथी बनाकर झोला में अंदर रखकर रेलगाड़ी बस से अचानक चले जाते। घने जंगल में भी छुप सकते हैं। हाँ, पर मुझे छुपकर बनारस जाना है तो मैं जंगल से हाथी समेत छुप जाऊंगा। जंगल में बनारस की तरफ चलता रहूँगा। जंगल तो थोड़ी दूर इतना बड़ा है, बनारस तक इतना बड़ा नहीं है। जंगल के बाद गांव, शहर या खुला मैदान होगा, तब नहीं छुप सकूँगा। जंगल में छुपकर बनारस जाने का एक ही तरीका है कि जंगल भी साथ साथ बनारस चले और जंगल के अंदर हाथी चलता रहे। तुम वेश बदल लो, फिर हाथी पर बैठकर चले जाना। लोग सोचेंगे हाथी पर कोई दूसरा चला गया। पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। रघुवर प्रसाद दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े थे। विभागाध्यक्ष कुर्ता धोती पहने स्कूटर हाथ से ठेलते हुए आ रहे थे। यह देख रघुवर प्रसाद उनके पास आए।
क्या हुआ सर? चालू करते करते थक गया। चालू नहीं हुई। आगे मिस्त्री की दुकान है। हाँ है ना, आइए पहले चाय पी लीजिए। चाय नहीं, पानी पीऊँगा। अच्छा आइए। विभागाध्यक्ष सामने बरामदे में खड़े रहे। रघुवर प्रसाद ने पत्नी को आवाज़ दी। पत्नी कमरे में नहीं थी। कहाँ गई? लगता है खिड़की से उस पार चली गई। आइए सर, उधर चली। किधर? खिड़की के उस तरफ। चप्पल उतार दीजिए। विभागाध्यक्ष चप्पल उतारकर रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे कमरे में आए। रघुवर प्रसाद फुर्ती से खिड़की से कूदे। विभागाध्यक्ष ने खिड़की से आती हुई ठंडी हवा को महसूस किया। जंगली फूलों की आती गंध थी। विभागाध्यक्ष जैसे ही नीचे उतरे, चिड़ियों के कलरव को उन्होंने सुना। आकाश साफ था, सूर्य था, पर इतनी गर्मी नहीं थी। दोनों नंगे पैर थे। पगडंडी थी। पगडंडी को गोबर से लिप दिया गया था। आइए सर कहते हुए गोबर से लिपी पगडंडी पर चलने लगे। विभागाध्यक्ष को लगा कि उन्होंने लंबी पूंछ वाली शाह बुलबुल को देखा है। बड़ी अच्छी जगह है रघुवर प्रसाद। विभागाध्यक्ष बहुत खुश हुए। जी सर, उस तरफ कुछ दूरी पर तहसील ऑफिस है और इस तरफ एकदम पास बस स्टैंड है। रघुवर प्रसाद ने हाथ के इशारे से उनको बताया। छोटे छोटे लड़के लड़कियां छुपा छुपाई खेल रहे थे। फटी कमीज पहने एक छोटा बच्चा जामुन के पेड़ के पीछे छुपा था। बच्चे इधर उधर दिख जाते थे। 3 पेड़ों की आड़ में छुपे 3 बच्चे थे। चलते चलते एक पतली छोटी नदी मिली। नदी का पानी एकदम छिछला था, पर स्वच्छ और ठंडा। छोटे से छोटा बच्चा उसमें डूब नहीं सकता था। पानी इतना साफ था कि पानी के नीचे छोटे बड़े पानी के तराशे हुए तरल तरल के गोल पत्थर दिख रहे थे। आप पानी पीना चाहेंगे? तो यहाँ से पी ले। साफ पानी है। नदी में एक बहुत छोटी बच्ची केवल चड्डी पहने हुए खड़ी थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। विभागाध्यक्ष पानी पीने उतरे। तेज बहते ठंडे पानी का स्पर्श पैरों को हुआ। वे अघा गए। झुककर चूल्हे से पानी लेकर उन्हें भर पेट पानी पिया। एक आम का पेड़ जिसमें बोर पहले आ गई थी, उसकी डालों की फुगनियों में गुच्छे गुच्छे आम लटके हुए थे। उस पेड़ के नीचे पत्नी आम बीन रही थी और आंचल में रखती जा रही थी। क्या कर रही हो? चटनी के लिए आम बीन रही थी। विभागाध्यक्ष आए। तब तक विभागाध्यक्ष पानी पीकर उनके पास आ गए थे। आंचल में रखे आमों को कमर में खोसकर उसने विभागाध्यक्ष को नमस्कार किया। विभागाध्यक्ष ने मन में सोचा, रघुवर प्रसाद की पत्नी कितनी सुंदर है। तुम जाकर खाना बनाओ, हम लोग चाय यहाँ बुढ़ी अम्मा की दुकान से पी लेते हैं। आइए सर। रघुवर प्रसाद दूसरी पगडंडी की तरफ बढ़ गए। यह पगडंडी भी गोबर से लिपी थी। पगडंडी में कई कई गोबर की पपड़ी से नीचे से हरे दूब के गुच्छे निकल आए थे। ये दूब के गुच्छे पूरी पगडंडी पर पैर रखने के लिए हरे मखमल के टुकड़े की तरह लग रहे थे। इस तरफ हवा में गीलापन था। पगडंडी के बाईं तरफ पगडंडी के साथ साथ चट्टानें थीं। इन्हीं चट्टानों के बीच से ऊपर से कई पानी फूटकर बह रहा था। इसकी तेज़ आवाज़ आ रही थी। आगे एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे 4 बल्ली गाड़ी कर बाँस की छप्पर पर बोरा डाल दिया गया था। बरगद में छोटे छोटे लाल फल लगे थे। जमीन पर फल बिखरे पड़े थे। एक बड़ा काले मुंह का बंदर पेड़ पर बैठा हुआ चुन चुन कर बरगद के फल खा रहा था। जब ये लोग चाय की दुकान पर पहुंचे तो कोने में छुपा हुआ काले मुंह का एक बड़ा बंदर विभागाध्यक्ष के पास से अपनी लंबी पूंछ उठाए तेजी से निकला और भागता हुआ बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। छोटी सी चाय की दुकान थी। सामने बड़े बड़े पत्थर रखे थे। उसी पत्थर पर दोनों बैठ गए। बूढ़ी अम्मा ने चूल्हे में लकड़ी छेना डालकर आग को परछाया। एक छोटी एल्यूमिनियम की पतली में चंबू से पानी डालकर चूल्हे में चढ़ाया। बूढ़ी अम्मा काले रंग की थी। पूरे सफ़ेद बाल थे। चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा था। झुर्रियाँ लकीरों जैसी थी। 2 कप बसी में अम्मा ने चाय दी। एक कप की डंडी टूटी हुई थी। एक टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने अपने लिए रखा। चाय में धुआइन गंध थी, पर चाय अच्छी थी। विभागाध्यक्ष को चाय बहुत अच्छी लगी। रघुवर प्रसाद की खिड़की के नीचे 3 पगडंडियाँ आकर मिली थीं। खिड़की से कमरे के अंदर रघुवर प्रसाद घुसे। इसके बाद विभागाध्यक्ष पलटकर खिड़की के सिर निकालकर गहरी सांस खींचे और कमरे के अंदर हो गए। बड़ी सुंदर जगह है रघुवर प्रसाद। ये जगह मुझे मालूम नहीं थी। जी सर, मैं भी नहीं जानता था। शादी के बाद यहाँ आया तब थोड़ा मालूम हुआ। सोनसी के आने के बाद ठीक से मालूम हुआ। सोनसी कौन? विभागाध्यक्ष ने पूछा। सुनकर पत्नी मुस्कुराई। मेरी पत्नी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं जाता हूँ, स्कूटर बनवाना है। तुम तो हाथी से जाओगे। आप भी चलिए। 2 आदमी उस पर अच्छे से बैठ सकते हैं। मैं क्यों जाऊँगा?
विभागाध्यक्ष ने जवाब दिया। सुनकर पत्नी ने सोचा कि विभागाध्यक्ष का आशय होगा, आप कहाँ आती है, आप जाइए, मेरा जाना उचित नहीं होगा। स्कूटर यहीं खड़े रहने दीजिए, मैं मिस्त्री को बुला लाता हूँ। नहीं, मैं बुला लाता हूँ। विभागाध्यक्ष बाहर आकर इधर उधर देखते रहे। सड़क पर आकर रघुवर प्रसाद के घर के पीछे का अंदाज लगाने लगे। घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्कूटर उन्होंने चालू की तो चालू हो गई। मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। स्कूटर से जाते हुए भी वे रघुवर प्रसाद के घर के पीछे की तरफ देखते हो रहे कि शायद उन्हें पेड़ों में बरगद पीपल दिख जाए, बरगद के नीचे एक बूढ़ी अम्मा की चाय की दुकान दिख जाए, बहती हुई पतली सुंदर नदी दिख जाए। ऐसा कुछ नहीं दिखा। एक गंदा नाला उन्हें दिखाई दिया जो उन्होंने पहली बार देखा था। उन्होंने सोचा कि आज शाम पत्नी बच्चों के साथ इस तरफ आएंगे। दूसरे दिन छुट्टी थी। शाम को विभागाध्यक्ष रघुवर प्रसाद का घर का दरवाज़ा खटखटाते रहे पर कोई नहीं सुन रहा था। विभागाध्यक्ष अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। दोनों बच्चे स्कूल में थे। लड़की 10-11 साल की थी, लड़का 8 साल का। पत्नी सिर पर पल्लू डाले विभागाध्यक्ष के साथ खड़ी थी। दरवाजे के खटखटाने से एक के बाद एक आजू बाजू के दोनों दरवाजे खुले। दाहिने हाथ की तरफ पड़ोसन ने पूछा, नहीं सुन रहे हैं? हाँ, विभागाध्यक्ष ने कहा। विभागाध्यक्ष थके से थे, जैसे बहुत देर तक पैदल घूमते रहे हो। पूरा परिवार थका हुआ लग रहा था। विभागाध्यक्ष की पत्नी बहुत दुबली पतली थी, शायद अधिक थक गई थी। छोटी लड़की थाली पर 4 गिलास पानी लेकर आई। दूसरी बाजू की पड़ोसन स्त्री भी हाथ में 2 गिलास पानी लेकर आई थी। लड़की को पानी लाते देख हंसकर वो अपने दरवाजे के पास खड़ी हो गई। चारों ने गिलास खाली कर दिया तो बच्चों ने पूछा, और पानी पियोगे? नहीं, दोनों बच्चों ने कहा। गिलास लिए वह मुस्कुराते हुए चली गई। खाली गिलास थाली पर इकट्ठा करते हुए लड़की ने कहा, खिड़की से पीछे चले गए होंगे इसलिए नहीं सुन रहे। विभागाध्यक्ष ने अपनी पत्नी की तरफ इस तरफ देखा जैसे वे झूठ नहीं कह रहे थे। पत्नी ने विभागाध्यक्ष की से लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी खिड़की से पीछे की तरफ जा सकते हैं क्या? ज़रा पूछ कर तो देखे। मैं नहीं पूछता, विभागाध्यक्ष ने कहा। फिर उन्होंने बच्चों से कहा, चलो कल छुट्टी है, कल फिर आएंगे। रुको, कहकर विभागाध्यक्ष दाहिने तरफ से मकान के पीछे की ओर गए। उन्होंने एक तरफ 3 टट्टियाँ दिखी और दूसरी तरफ गए। वहाँ पीछे झाँका तो कोहरा था। विभागाध्यक्ष जब स्कूटर पर बैठ रहे तो उन्होंने पत्नी से कहा, नदी का पानी मीठा और ठंडा था, गिलास का पानी भी ठंडा था। लड़की ने कहा, हाँ, नदी का पानी होगा। लड़के ने कहा। स्कूटर पर जब विभागाध्यक्ष बैठ रहे थे, लड़की ने पिता से पूछा, काले मुंह का बंदर था या लाल मुंह का? काले मुंह का। इस तरफ लाल मुंह के बंदर नहीं होते। बंदर नचाने वाले लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। लाल मुंह का बंदर छोटे और होशियार होते हैं, इसलिए लाल मुंह के बंदर नचाते हैं। विभागाध्यक्ष दूसरे दिन सुबह अकेले गोबर से लिपी पगडंडी ढूंढने निकले। वे तहसील ऑफिस की तरफ गए। वहाँ जिधर अधिक पेड़ दिखाई दे रहे थे उधर गए। फिर बस स्टैंड गए। बस स्टैंड के आसपास इतनी गंदगी थी कि वहाँ उस जगह को ढूंढने का मन नहीं हुआ। लौटकर वे रघुवर प्रसाद के घर गए। दरवाज़ा अंदर से बंद था। वे दरवाज़ा खटखटाते रहे। आसपास कोई नहीं दिख रहा था। छुट्टी का दिन है, हो सकता है सभी अपनी अपनी खिड़की से कूदकर पीछे छुट्टी मनाने चले गए हो। बाएं तरफ के कमरे से एक आदमी निकला। उसने विभागाध्यक्ष को परेशानी से देखा। क्या है? उसने पूछा। वह अपनी खिड़की से कूदकर पीछे जाने वाला होगा कि उसे साइकिल की आवाज़ सुनाई दी होगी और लौटना पड़ा होगा, इसलिए चिढ़ गया। रघुवर प्रसाद कहाँ है? मालूम नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। अंदर होंगे, कोई जवाब नहीं देते, घर ही नहीं, सो रहे होंगे, उसने कहा और दरवाज़ा बंद कर लिया। दाहिने ओर के कमरे से भी वह छोटी लड़की आ गई जो थाली में पानी का गिलास लाई थी। विभागाध्यक्ष को देखकर लड़की अंदर जाने के लिए पलटी तो विभागाध्यक्ष ने उसे रोका। कहाँ जा रही हो? पानी लाने। मैं पानी नहीं पीऊँगा, तुम रघुवर प्रसाद को बुला दो। विभागाध्यक्ष चाहते थे कि लड़की अपने घर की खिड़की से बाहर निकले और यदि रघुवर प्रसाद कमरे में सो रहे हो तो उनकी खिड़की से आवाज़ देकर उठा दे। वो तो नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। दरवाज़ा तो अंदर से बंद है, कहाँ चले गए? खिड़की से पीछे चले गए। अच्छा, पीछे चले जाते हैं, विभागाध्यक्ष ने बड़बड़ाया। वे स्कूटर की तरफ बढ़े। तभी उन्हें ध्यान आया कि लड़की से कहे कि उन्हें भी पीछे रघुवर प्रसाद के पास जाना है। करने के लिए वे पलटे तो दरवाज़ा बंद था। तीनों दरवाजे बंद थे। दरवाज़ा खटखटाने की अब उनकी इच्छा नहीं हुई। वे बहुत निराश लौटे। पीछे के सौंदर्य को उन्हें बच्चों पत्नी तक सामने इतना नहीं बनाना था।
बच्चे उनसे जाते ही पूछेंगे, बरगद का पेड़ मिला, नदी मिली, बंदर मिला, बूढ़ी अम्मा की चाय पी, पगडंडी गोबर से लिपी थी, बच्चे फुकड़ी खेल रहे थे। पत्नी पूछेगी, झरे हुए आम बीन कर ले आते, चटनी बन जाती। तब वे कहेंगे कि बहुत ढूंढा और जगह नहीं मिली। तहसील ऑफिस की तरफ से बस स्टैंड की तरफ से ढूंढा, वह जगह कहीं नहीं मिली। उधर बहुत गंदगी थी, मकान के पिछवाड़े और गंदे थे। बच्चे फिर और कुछ पूछेंगे कि वो चिड़चिड़ा जाएंगे। अच्छा, अब तुम लोग अपना काम करो, किसी के घर की खिड़की का रास्ता बनाना ठीक नहीं है, रास्ता मिल जाएगा तो ले जाएंगे। ज़्यादा बगीचा घूमने का मन है तो म्यूनसिपालिटी का बगीचा शाम को ले जाना। छुट्टी का दिन था। सवेरे से रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की से कूदकर पीछे गए। रघुवर प्रसाद के हाथ में एक लोहे की बाल्टी थी जिसमें धोने के कपड़े थे। सबसे ऊपर साबुन की एक नई बट्टी थी। दोनों नंगे पैर थे। गंगा इमली के पेड़ के थोड़ी दूर से होकर पगडंडी बनी थी। पेड़ के नीचे कांटे चढ़ते थे, इसलिए गंगा इमली लाल पक गई थी। बहुत से तोते डालों से ऊपर नीचे लटक कर उसे खा रहे थे। खाते खाते चोट से फल टप जाता जिसे बच्चे बीन लेते थे। पत्नी ने ज़मीन से उठाकर कच्चा फल खाया। एक टुकड़ा उसने रघुवर प्रसाद को दिया। इधर महुआ के पेड़ों की कतार थी। महुआ के सफ़ेद फूल नीचे टपक के पड़े थे। महुआ की कतार के साथ साथ गहरी मादक गंध की हवा में कतार थी। पगडंडी पर चलते हुए उसी मादक गंध की गहरी सांस लेते हुए दोनों जा रहे थे। बूढ़ी अम्मा की चाय पियोगी? कपड़े धो लूँ? नदी में कपड़े धोते नहाते नहीं बनता था। कम गहरी बहते हुए तल की नदी थी। कई तलों की सतहों से नदी गहरी होती है। इस नदी का तल सबसे नीचे का तल था। केवल यही तल और ऊपर कोई तल नहीं। यह गहराई का तल था। कल तल गहरा नहीं था। बरसात में भी इसमें बाढ़ नहीं आती थी। नदी का पानी बरसात में भी मटमैला नहीं होता था। सभी तालाबों का जल धरती के समतल था, पर तालाब गहरे थे। यही सारी जगह रघुवर प्रसाद के मन की जगह थी। गोबर से लिपी पगडंडी मन की पगडंडी थी। साफ सुथरा आकाश, उड़ने के लिए मन का आकाश था। एक तालाब के पत्थर के ऊपर पत्नी जाकर खड़ी हो गई। वह तन कर इस तरह खड़ी थी कि उसके पुष्ट खुले और छोटे लग रहे थे। स्थिर जल में केवल स्तनों की परछाई में कंपन था, या जल में कंपन था, यह पता नहीं चल रहा था। हो सकता हो कि स्तनों में कंपन हो तो जल में स्तनों की परछाई में कंपन हुआ हो। परछाई के कंपन से जल में। पत्थर पर खड़ी वह इतनी मांसल और ठोस थी कि लगता था कि एक भी कदम आगे बढ़ाएगी तो तालाब का सारा पानी एक उछल देगी। तत्काल हृदय में हुए उल्कापात के पत्थर की गड़ी प्रतिमा का ठोसपन और दूर से गर्म लगता था। जब उसने साड़ी को जांग तक खोसा तो लगा कि पत्थर चंद्रमा का होगा या बृहस्पति का। अगर चंद्रमा का होगा तो रंग पत्थर का ऐसा ही था जैसे चंद्रमा दूर से दिखता है सुबह। तभी रघुवर प्रसाद जोर से चिल्लाए, सोनसी देखो तो, मेरे कंधे पर कोई चिड़िया बैठी है क्या? पत्नी ने मुड़कर देखा। एक छोटी सी गहरे नीले रंग की चमकीली फूल चुकी चिड़िया थी। शकरखोर फूल चुकी है, सोनसी ने कहा। मेरे कंधे पर क्यों बैठी है? तुम जानो, अब ये चिड़िया तुम्हारे पास आ रही है, रघुवर प्रसाद ने कहा। अच्छा, सोनसी ने कहा, रास्ता देखने लगेगी। रघुवर प्रसाद ने सोचा था कि चिड़िया पत्नी के पास चली जाएगी। चिड़िया नहीं गई। क्षण भर रुककर वे धीरे धीरे खुद पत्नी के पास जाने लगे। इस तरह उन्हें कंधे पर बैठी चिड़िया भी उनके साथ साथ पत्नी के पास जाने लगी। पत्नी ने चेक कर रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम्हारा रंग फूल चुक्की के समान है। रघुवर प्रसाद जैसे ही पत्नी के पास पास बढ़ते जाते थे, चिड़िया का कलरव बढ़ता जाता था। बंदरों का कहीं दूर हुप 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 सुनाई दे रहा था। कहीं बिल्कुल पास हाथी के चिंगाड़ने की आवाज़ भी सुनाई दी। रघुवर प्रसाद के पैर के हल्के धक्के से कपड़े से भरी बाल्टी लुढ़क गई और साबुन की नई बट्टी रैपर से लिपटी तालाब के अंदर चली गई। रघुवर प्रसाद को लगा कि उन्होंने साबुन की बट्टी को पानी के अंदर जाते हुए देखा है, पर वे भूल गए। पत्नी को पकड़े हुए पास एक ऊंची सूखी जगह पर वे आ गए। एक चारपाई इतनी जगह गोबर से लिपी थी। सफ़ेद छुई मिट्टी की धूल से इधर उधर रंगोली डाली गई थी। जहाँ पत्नी का सिर था वहाँ स्वस्तिक था। जहाँ दोनों हाथ थे वहाँ चक्र था। जहाँ पैर था वहाँ शंख बना था। कमल के फूल की अल्पना पत्नी के लेटने से छप गई थी। थोड़ी देर पर एक मछली बनी थी। सन्नाटा था। शकरखोर चिड़िया रघुवर प्रसाद की पीठ पर ऊपर नीचे फड़फड़ाने बैठी रहती थी।
पत्नी की दृष्टि सामने सुबह के सूर्य पर से फिसल गई थी। तब भी उसकी आंख में आंसू आ गए। जब दोबारा आँख खुली तो दृष्टि के जल से सूर्य बूझकर चंद्रमा हो गया था और शाम हो गई थी। फिर रात हो गई। वे उठे तो ऐसे उठे जैसे दूसरे दिन की सुबह थी। शक्कर को चिड़िया उड़ गई थी। पत्नी ने कहा, देर हो गई, मुझे कपड़े धोना है। साबुन तो तालाब में गिर गया है। अरे कहकर पत्नी तालाब की ओर दौड़ी। बाल्टी को उसने सीधा किया। रघुवर प्रसाद की कमीज बाहर निकलकर पत्थर पर पड़ी थी। वही किनारे साबुन की बट्टी थी, एकदम गीली हो गई थी। साबुन है, पत्नी ने कहा। पति ने स्थिर पानी में देखा। उस पानी में अल्पना के स्वस्तिक, शंख, चक्र, मछली दिखी। छुई मिट्टी की धूल की रंगोली मछली तैर रही थी। उसी ने तैरते हुए साबुन की बट्टी को निकाला होगा। साबुन देखकर रघुवर प्रसाद आश्चर्यचकित हो गए थे। शायद एक बड़ी मछली ने खाने की चीज़ समझकर साबुन को पकड़ा होगा, फिर यही किनारे छोड़ दिया होगा। हाँ, रंगोली की मछली ने साबुन को निकाला होगा। अल्पना की मछली को मैंने जल में तैरते हुए देखा है। अच्छा, आश्चर्य से रघुवर प्रसाद ने कहा। उन्होंने तालाब के जल को एकटक देखा। उन्हें अल्पना का बना हुआ कमल दिखा। मुझे कमल दिख रहा है, रघुवर प्रसाद ने कहा। मुझे भी दिख रहा है। पत्नी ढेर से खिले कमल को देखकर कह रही थी। यह सचमुच का कमल है, रघुवर प्रसाद ने कहा। कौन सा कमल? पत्नी ने पूछा। यह कमल उस जगह गोबर से लिपी जगह पर बना था। मछली भी वही थी। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे तालाब में घुसकर नहाने लगे। नहाने के पानी की हलचल में तालाब के खिले हुए कमल धीरे धीरे दोनों के चारों तरफ इकट्ठा हो गए, पर लगता था कि जैसे उनके नहाने से सफ़ेद कमल की फूलों की संख्या बढ़ रही थी और फूलों की बाढ़ उनके समीप आने लगी थी। इतने में बूढ़ी अम्मा चाय के 2 कप लेकर आई और गोबर से लिपी उस जगह पर आकर धर दी जहाँ अल्पना मिट गई थी। उसने वहाँ से आवाज़ दी, बाहर आ जाओ, कमल में फंस जाओगे। दोनों बाहर आ गए। पत्नी ने बाल्टी से गिरी रघुवर प्रसाद की कमीज से अपनी देह को पोंछा। रघुवर प्रसाद ने बाल्टी में रखी पत्नी की साड़ी से देह को पोंछा। टूटे कप को रघुवर प्रसाद ने लिया। चाय पीकर पत्नी कपड़े धोने लगी। रघुवर प्रसाद कप लेकर चले गए। फिर वे बच्चों के साथ गंगा इमली तोड़ने लगे। उस दिन दोपहर को रघुवर प्रसाद ने खुशी से चिल्लाते बच्चों की आवाज़ सुनी। फिर उन्हें लगा कि बच्चे आपस में झगड़ भी रहे हैं। उन्होंने खिड़की से झाँका। 4 छोटी छोटी लड़कियां थीं, जिसमें एक गुड़िया थी। 2 लड़कियां ईंट से ईंट रगड़कर ईंट का लाल चूरा बिछे अखबार पर इकट्ठा कर रही थी। गुड़िया और दूसरी लड़की ईंट पर छुई मिट्टी का ढेला रगड़कर सफ़ेद चूरा बना रही थी। रघुवर प्रसाद ने पूछा, ब में छोटी ऊ की मात्रा या ग में? रंगोली किसने बिगाड़ दी? गुड़िया ने कहा। कौन सी रंगोली? तालाब के किनारे वाली। मैंने नहीं बिगाड़ी सोनसी, इधर आओ। क्या है? इनकी तालाब वाली रंगोली किसने ने बिगाड़ दी है? रघुवर प्रसाद ने कहा। मैंने नहीं बिगाड़ी, सोनसी ने कहा। मैंने भी नहीं बिगाड़ी, रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा के बंदर ने बिगाड़ी होगी, एक लड़की ने कहा, जो एक लाल रंग का फटा लहंगा और हरे रंग का पोलका पहनी थी। हाँ, उसी ने बिगाड़ी है, सोनसी ने कहा। मैं फिर बना लूँगी, गुड़िया ने कहा। हाँ, सोनसी ने कहा, हम फिर बिगाड़ देंगे, धीरे से रघुवर प्रसाद ने पत्नी से कहा। पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, आज छुट्टी है, क्या हाथी की भी छुट्टी होगी? वह महाविद्यालय जाएगा। रघुवर प्रसाद ने सुना, खिड़की से उस तरफ हमारा हाथी कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, जाएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा? पत्नी ने कहा, खिड़की से हाथी नहीं जा सकेगा। हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। पत्नी ने सुना, मन की खिड़की है, हाथी क्यों नहीं जाएगा? पत्नी ने कहा, मन की खिड़की और बड़ी होती तो ठीक था। मन का हाथी बड़ा है, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं चाहती थी कि वहाँ हाथी होता, तुम उस पर सवारी करते, आम पक जाएंगे तो मैं हाथी पर बैठ जाऊंगी। हाथी पर खड़े होकर आम आसानी से तोड़ सकेंगे। तुमको आम की पड़ी है? क्या हुआ, मुफ्त में आम मिल जाएंगे, हाथी भी पेट भर आम खा लेगा। एक ही तो आम का पेड़ है, बहुत से पेड़ होंगे, केले का जंगल होगा। दरवाज़ा खोल देंगे तो हाथी केले के जंगल को खिड़की की हवा से सूंघ लेगा और खिड़की से चला जाएगा। कैसे जा सकेगा? खिड़की की दीवार तोड़ के जा सकेगा। महावत से कहेंगे कि वह
तहसील ऑफिस की तरफ से या बस स्टैंड की तरफ से हाथी को ले चले। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, पर पत्नी ने नहीं सुना। उसे लगा रघुवर प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। रघुवर प्रसाद हाथी का रास्ता देखते बैठे थे। महाविद्यालय जाने का समय हो रहा था। हाथी आया नहीं था। उन्होंने सड़क के दोनों तरफ देखा। हाथी दूर तक नहीं दिखा। शायद साधु बीमार हो या साधु हाथी पर बैठकर कहीं चला गया हो। अचानक नहीं गया होगा। अचानक नहीं गया तो बताकर जाना था। वे कमरे के अंदर गए और पत्नी से कहा, हाथी नहीं आया, अब मैं टेम्पो से जाऊंगा। टेम्पो से जल्दी पहुंच जाओगे, थोड़ा रुको। क्यों? कल जो कपड़े धोए थे वही सूखने के लिए झाड़ियों पर डाल दिए थे, लाना भूल गए, जाकर ले आओ। अरे कोई लेकर तो नहीं जाएगा, वहाँ कौन उठाएगा? बंदर। अपने पहनने के लिए मेरी कमीज और पैंट ले जाएंगे। उनके नाप का नहीं है, जाओ। पत्नी ने रघुवर प्रसाद को खिड़की की तरफ धक्का दिया। जूते उतारकर रघुवर प्रसाद कूदे। नंगे पैर दौड़ते रहे। झाड़ियों में फंसे कपड़े सूख गए थे, हवा से इधर उधर हो गए थे। कपड़े समझ कर वे लौटे। बूढ़ी अम्मा बाहर चारपाई पर कपड़ा डाले बरी चुआ रही थी। अच्छी धूप निकली थी। बूढ़ी अम्मा कपड़े लेने आया था, चिल्लाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। बूढ़ी अम्मा ने सुना। बरी चुआने सोनसी को भी बुला लेती। यही वाक्य रघुवर प्रसाद कहना चाहते थे, पर दौड़ते हुए कहना भूल गए थे, जिसे बूढ़ी अम्मा ने सुन लिया था। रघुवर प्रसाद जब खिड़की से अंदर आए तो पत्नी ने रघुवर प्रसाद से कहा, हाथी आ गया है। अरे? रघुवर प्रसाद ने कहा, अरे? उन्होंने जल्दी जूते पहने। रबल सोल के जूते थे, परंतु साधु ने पता नहीं क्यों जूता उतार कर हाथी पर बैठने को कहा। वे जल्दी जल्दी जूता उतारने लगे। मोजा पहने हुए थे, एक हाथ में जूता पकड़े हुए वे हाथी के पास गए। हाथी उनको देखकर बैठ गया था। हाथी पर चढ़कर उन्होंने साधु से पूछा, क्या मुझको देखकर हाथी बैठ गया था? नहीं, मैंने बैठाया था, साधु ने कहा। हाथी महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। पत्नी को देखना वो भूल गए थे। पहले तो मैं जूते पहनकर बैठता था, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं टोकना भूल गया था। जूते पहनकर नहीं बैठना चाहिए, पर मेरे जूते में नाल नहीं है। साधु ने तब कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हाथी का सम्मान करना चाहिए। हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए। तुम कुछ उदास लग रहे हो, रघुवर प्रसाद ने पूछा। हाँ, मुझे जाना है, इसलिए उदास हूँ। कितने दिन के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊँगा। घर में कौन है? सब है, पत्नी है। कब जाओगे? अचानक, कभी भी। पर मैं घर नहीं लौट रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा। खिड़की से आकाश दिखता था, इसलिए खिड़की से झांकते हुए बच्चे आकाश से झांकते हुए लगते थे। वे छोटे छोटे देवता की तरह खिड़की से कूदकर अंदर आना चाहते थे। ईंटों का चबूतरा ऊंचा नहीं था, बच्चे इतने बड़े नहीं हुए थे। पत्नी सूती लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। साड़ी में खोचा लग गया था। नीचे की चौखट का एक खिला साड़ी में खोचा लग गया था। नीचे की चौखट का एक खिला थोड़ा उभरा था। खिड़की से कूदते समय साड़ी फट गई। साड़ी फट गई, रघुवर प्रसाद ने बताया। हाँ, आज सी लूँगी। रघुवर प्रसाद खिड़की के पास आए। उभरा हुआ खिला देखकर उन्होंने उस तरफ खड़े बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, क्या खिला टोकने के लिए एक पत्थर दोगे? हाँ, लड़के ने खुश होकर कहा। लड़का एक छोटा गोटा उठा रहा था। उसे नहीं, उसके पास जो गोल बड़ा पत्थर है उसे, रघुवर प्रसाद ने बताया। दोनों हाथ से पत्थर उठाकर लड़का खिड़की के पास आया। बाहर झुककर रघुवर प्रसाद ने लड़के के हाथ से पत्थर लिया। जब रघुवर प्रसाद खिला ठोक रहे थे तब लड़का खिड़की से अलग हट गया था। उसी जगह रख देना जहाँ से उठाए थे, रघुवर प्रसाद ने लड़के को पत्थर दिया। उस जगह लड़के ने पत्थर रख भी दिया। ठीक है, रघुवर प्रसाद ने कहा। ठीक है। इस शाबाशी से लड़का खुश हो गया। बेमौसम की बरसात नहीं हुई थी, पर खिड़की से दूर तक पेड़ धुले हुए चमकीले हरे लग रहे थे। वातावरण नहाया हुआ लग रहा था। दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास खड़े होकर लग रहा था कि दरवाजे के पास आंधी चल रही है। तेज हवा से दरवाज़ा हिल रहा था। क्या बाहर आंधी चल रही है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। पत्नी ने खिड़की की तरफ देखकर कहा, नहीं तो।
खिड़की से आकाश साफ दिखता था। पेड़ धीरे धीरे हिलते डुलते दिख रहे थे। दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा झटके से खुल गया। जोर की हवा ने धक्का दिया था शायद। ज़मीन पर रखा हुआ गिलास हवा से लुढ़क गया। दीवार में लगा कैलेंडर खिला समेत उखड़ गया। कमरे में धूल भर गई। इतना सब हुआ जबकि रघुवर प्रसाद ने तत्काल दरवाज़ा बंद कर दिया था। खिड़की बंद करने के लिए किसी को याद नहीं थी, ज़रूरत भी नहीं थी। खिड़की से धीरे धीरे अच्छी हवा आ रही थी। खिड़की से बाहर बहुत शांत था। कमरे के अंदर धूल से खिसकन बढ़ गई थी। पत्नी झाड़ू लगाने लगी। ढेर सी धूल कोने में झाड़ू से इकट्ठी हो गई थी। थाली में गूंदा हुआ आटा था, गीले फरिया के टुकड़े से ढका था, इसलिए लगता था कि रेत धूल आटे में चिपकी नहीं होगी। फिर भी फरिया को झटका कर थाली को पत्नी ने पोंछा। थोड़ा आटा उंगली से लेकर उसने चखा। शायद आटा किरकिरा रहा था। अब पत्नी ने पूछा, ऊपर का परत भर आटा निकाल कर रोटी बनाना। रघुवर प्रसाद ने कहा। जब लगा कि आंधी थम गई तब कमरे की धूल को बाहर झाड़ा गया। 3 दिन तक झटकारना पोंछना चला, तब कमरे की हालत ठीक हुई। पत्नी कंघा करते करते थक गई थी। उसके बाल लंबे और घने थे, बाल सुलझ ही नहीं रहे थे। शादी से पहले उसकी माँ कंघी करती थी, अब उसे खुद करना पड़ रहा था। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए। लकड़ी का चौड़ा कंघा था। इतना बड़ा कंघा है, पत्नी ने कहा। लाओ मैं कंघा कर दूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुमसे नहीं बनेगा। बन जाएगा। रघुवर प्रसाद ने पत्नी से पीछे बैठ गए। उन्होंने पत्नी के बालों को अपनी गोद में रख लिया। वे ऊपर से बालों को सुलझा रहे थे, धीरे धीरे कंघी कर रहे थे। तब भी बाल खींच जाते थे। सोनासी बालों को सिर के पास हाथ से दबाते हुए थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है, पत्नी ने कहा, रहने दो, तुम ही कंघी करो। रघुवर प्रसाद ने कहा, तुम तालाब में डुबकी लगाकर जैसे ही सिर ऊपर निकाला करो तो बालों को पीछे झटका कर लिया करो, फिर समेट कर जूड़ा बना लिया करो, इससे बाल अड़ेंगे नहीं। रघुवर प्रसाद ने फिर कहा, कौन बताया? किसी ने नहीं। पानी के अंदर बाल सुलझकर तिरा जाते हैं। बहुत बाल टूट गए। कंघी से बाल निकालते हुए पत्नी ने कहा। बड़े फज्जर नहाने के लिए तालाब जाते समय पत्नी ने कहा, मैं 2-3 दिन बाल गीले नहीं करूँगी, चोटी नहीं खोलूँगी। वह कंघी करने से बचना चाहती थी। नहीं, तुम डुबकी लगा कर नहाना, बूढ़ी अम्मा कंघी कर देगी, उसके बंदर लिख जुआ भी देख लेंगे। हंसते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा, मेरे जुआ नहीं है, बंदर से मैं जुआ नहीं दिखवाऊँगी, बाल गीले नहीं करूँगी। जुआ बंदरिया से दिखवा देना, रघुवर प्रसाद ने कहा। नहाने जाने के लिए रघुवर प्रसाद अंगोछा, चड्डी, साबुन की बट्टी लेकर खिड़की से कूदे। पत्नी रघुवर प्रसाद की धुली कमीज, अपनी धुली साड़ी, पोलका लेकर खिड़की से कूदी। अच्छी हवा चल रही थी। तुम बाल खोल लो, हवा में बाल उड़ेंगे। सुनकर सुनसी ने मुस्कुराते हुए चल चलते अपने बाल खोलकर छितरा दिए। तेज हवा से बाल और छितराए हुए उड़ रहे थे। तुम मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं मैं बाल के उड़ने से उड़ ना जाऊँ। पत्नी ने उड़ते आंचल को खोस लिया था। आंचल क्यों खोस ली? ऐसे में तुम्हें उड़ ही जाऊँगी। कैसे उड़ोगी? रघुवर प्रसाद ने कहा। उड़ते हुए बाल और उड़ता हुआ आंचल पंख की तरह पत्नी को सचमुच उड़ा न ले जाए, सोचकर रघुवर प्रसाद ने पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया। हवा इतनी अच्छी और तेज चल रही थी, धूल नहीं उड़ रही थी, परंतु कहीं गोबर से लिपी जगह पर 18 बिंदी डालकर चौक पूरा गया होगा। वह सुंदर मांगलिक आकृति हवा के द्वारा जस का तस उठा ली गई थी। वह आकृति पतंग की तरह उड़ रही थी। फिर और भी छोटे छोटे आटे से पूरी गई आकृतियाँ इधर से उधर उड़ते दिखाई दी। हवा उनके स्वरूप को बिगाड़ दे नहीं रही थी। तभी रघुवर प्रसाद ने हाथ के सोनसी का हाथ छूट गया। सोनसी दौड़ती हुई आगे निकल गई। रघुवर प्रसाद ने जैसे सोनसी को दौड़ने को पकड़ा हुआ दौड़ना छूटकर दौड़ गया था। दौड़ती हुई सोनसी के बाल हवा में तिरा गए थे, जिससे एक बारगी लगा। क्या वह खड़े खड़े उड़ गई? रघुवर प्रसाद ने सुना कि सोनसी ने ओझल होने से पहले कहा है कि पीछे आओ,
ओझल हो गए कि पीछे पीछे ओझल होके ही जाया जा सकता था। दूसरे का ओझल होना पता चल जाता था, खुद का ओझल होना खुद को पता नहीं चलता हो, दूसरे की पता चल जाता हो सकता है रघुवर प्रसाद भी ओझल हो गए हो। जिस दिशा में सोनसी गई थी उसी दिशा में रघुवर प्रसाद गए, हवा भी उसी दिशा में जा रही थी। इस समय सारी स्थापना उसी दिशा में थी और दोनों की इर्द गिर्द थी। रघुवर प्रसाद पेड़ों के बीच से जा रहे थे, वे सोनसी सोनसी आवाज़ लगा रहे थे। आगे रघुवर प्रसाद को क्षण भर के लिए सोनसी दिखी। सोनसी की साड़ी लगता है हवा उड़ा ले गई थी, पर वह नग्न नहीं थी। हवा में उड़कर जाती हुई रंगोली ने उसे ढाक लिया था। वह रंगोली की साड़ी पहने हुई थी। हवा जब थम गई तो पेड़ों, फूलों, दूबों की गंध जो फैल गई थी वह पेड़ों, फूलों, दूबों के आसपास सिमटने लगी। यह सिमटना इस तरह का था कि पेड़ों के पास फूलों की गंध सिमट गई, दूबी के पास पेड़ों की गंध थी। एक पेड़ के पास जो बरगद का पेड़ था वहाँ तीज त्योहारों के दिन पूजा स्थल की सुगंध थी। उसी के पास एक पेड़ का तना एकदम काला और चिकना था। यह शिवलिंग की तरह पेड़ था। गोबर से लिपी पुती जगह पर उस पेड़ के नीचे आंख मूंदे सोनसी लेटी हुई थी। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद के पास आना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद का वहाँ खड़े खड़े उसे निहारना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को जानबूझकर रघुवर प्रसाद कुछ भी करना मालूम नहीं पड़ रहा था। सोनसी को ढाके हुए जो रंगोली का आवरण था वह गोबर से लिपी जगह पर पूर्ववत चौक पूरे हुए जैसा अंकित था। तभी सोनसी की बाई बाह पर टॉय टॉय करता एक पक्षी आकर बैठा। देखो तो मेरे कंधे पर कोई पक्षी बैठा है, पत्नी ने पूछा। उसके अपने भूले अस्तित्व से उसकी आवाज़ आ रही थी। सोनसी के हिलने डुलने से पक्षी सरकता तो उसके पंजे के नाखून कंधे पर गड़ते। हाँ, एक सुंदर हरा तोता है, पहाड़ी करण, इसका कंठ फूट गया है। तोता गहरी सांस और फुसफुसाहट को याद कर लेगा। सोनसी ने गहरी सांस लेकर और फुसफुसाकर कहा, मैं उसे बता दूंगा कि हम पति पत्नी हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी ने देखा कि कहीं आटे से जो चौक पूरा गया था वह पतंग की तरह उड़ आ रहा था। हवा ने इसके स्वरूप को भी बिगाड़ा नहीं था। फिर दूसरी ओर से चौक पूरा हुआ आकर साथ साथ उड़ गया। तालाब के किनारे पत्थर पर सोनसी बैठी हुई थी। रघुवर प्रसाद नहाने के लिए चिकनी मिट्टी का ढेला लकड़ी से खोद कर ले आए थे। तालाब से डुबकी लगाकर दोनों निकले और अपने अपने शरीर में और फिर एक दूसरे के शरीर से मिट्टी को मला। दोनों तालाब में पैर डालकर कुछ देर बैठे रहे। गीली मिट्टी को लपेटे हुए मनुष्य जाति का आदिम जोड़ा लग रहे थे। जब मिट्टी सूखने लगी तो दोनों तालाब में कूद गए। एकदम सुबह का सूर्य बाई तरफ तालाब में था। सूर्य के बाद तालाब में रघुवर प्रसाद थे, फिर सोनसी। सोनसी डुबकी से निकलते ही बालों को पीछे झटकारती तो एक अर्धचक्र बनाती, बूंदें बालों से उड़ती, तब रघुवर प्रसाद को उन बूंदों की तरफ इंद्रधनुष दिखाई देता। सोनसी के गीले बाले को झटकारने से क्षण भर को इंद्रधनुष बन जाता था। बूढ़ी अम्मा चाय लिए हुए धीरे धीरे आ रही थी। बूढ़ी अम्मा को आगे जाता हुआ देख एक बड़ा बंदर तालाब के किनारे एक पेड़ पर चढ़ गया। सोनसी चलो, रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को आते देखकर कहा। सोनसी आखिरी डुबकी लगाकर निकली और बालों को पीछे झटकार कर समेटा और जूड़ा बनाया। अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे? सोनसी ने पूछा। हाँ, अब बाल आसानी से सुलझ जाएंगे, रघुवर प्रसाद ने कहा। चाय रखकर बूढ़ी अम्मा चली गई। एक दूसरे के उतरे कपड़ों से दोनों ने अपने शरीर को पोंछा, फिर धुले कपड़े पहनकर चाय पी। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यही समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 4 में।